वेलकम फ्रेंड्स। आइए एक बार फिर से हम लोग एक महत्वपूर्ण वीडियो के अंतर्गत भारतीय इतिहास के कुछ घटनाक्रमों का अध्ययन करते हैं। इस महत्वपूर्ण टॉपिक का जो नाम है वो है भारत पर विदेशी आक्रमण। इसको हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन काल से लेके वर्तमान समय तक, जो आपके कई भागों में होगा। जो ये पहला भाग है, यह जो टॉपिक है वो आर्यों के आक्रमण से प्रारंभ होकर के कारगिल युद्ध 1999 तक चलेगा। साथ ही साथ इसका एक अलग श्रृंखला भी आएगा जिसमें अब तक के भारत पर जितने भी आतंकवादी घटनाक्रम हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे, आतंकवाद क्या है और उनसे जुड़े हुए तथ्यों का, कंसेप्ट का अध्ययन करेंगे। यह भारत पर विदेशी आक्रमण श्रृंखला का पहला भाग है। इसको हम लोग देखने चलते हैं। यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड्स, इसलिए इसको आप ठीक से पढ़ेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम का कोई भी प्रश्न मिस ना हो। आइए हम लोग देखते हैं। पहला, ये पहला है हम लोगों का इस आक्रमणों की सीरीज में, जिसमें लिखा गया है कि यह वर्तमान में एक विवादित विचारधारा है। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने यह विचार व्यक्त किया है कि वैदिक संस्कृत के निर्माता आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। यह एक आक्रमणकारी के रूप में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है, में आए और बाद में पूरे भारत में फैल जाते हैं। किंतु कुछ इतिहासकार आर्यों को विदेशी नहीं मानते हैं, बल्कि ये आर्यों को स्थानीय निवासी मानते हैं। वर्तमान में प्रोफेसर शिंदे के रिसर्च से भी इस विचारधारा को बल मिला है कि आर्य भारतीय थे तथा वैदिक एवं हड़प्पा सभ्यताएं एक ही समय की ग्रामीण, वैदिक सभ्यता जो ग्रामीण थी, शहरी जो हड़प्पा सभ्यता थी, सभ्यताएं थी। इसलिए आर्यों के आक्रमण का विचार एक मिथक अवधारणा है। फ्रेंड्स, कुल मिला के यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि भारत में जो आर्यों का आक्रमण बताया जा रहा है कि 1500 ईसा पूर्व से या प्रारंभ हुआ या उस समय स्टार्ट होता है, वर्तमान में एक विवादित विचारधारा है। इसलिए इसके बारे में चूँकि इतिहास के जो इतिहासकारों ने विभिन्न तरह के मत दिए हैं, पढ़ना यहाँ पे अनिवार्य हो जाता है। हालांकि अभी भी यह एक भ्रामक विचारधारा के रूप में या विवादित विचारधारा के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए आर्यों के आक्रमण का तिथि, तो ये 1500 ईसा पूर्व होगा। जो वर्तमान से अगर हम लोग चर्चा करें कितना वर्ष पूर्व होगा, तो ये लगभग 3500 वर्ष पूर्व की घटना है। अगर आर्य आक्रमण के प्रभाव की चर्चा करें तो चूंकि इस पर विवादित चीज़ें हैं, इसलिए इसके बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा। किंतु यह विवादित चीज़ है, इसलिए इसमें बताना ठीक नहीं रहेगा। बस इतना जानिए कि आर्य संस्कृत आज भी हमारे रगों में, हमारे संस्कृत में, हमारी सभ्यता के रूप में विभिन्न स्तरों पर दिखाई जाती है। हम लोग स्वयं आर्यों के ही वंशज माने जाते हैं। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखें कि आर्यों के आगमन की स्थिति, तो आर्यों को माना जाता है कि ये मध्य एशिया का इलाका है। फ्रेंड्स, ये जानते रहिएगा। यहाँ पर ब्लैक सी है जो भूमध्य सागर का ही एक हिस्सा माना जाता है, ये कैस्पियन सागर है। और पूरा का पूरा जो ये इलाका है यह मध्य एशिया का इलाका है। वर्तमान में भारत की स्थिति ये है। आर्य मध्य एशिया से यहीं से आते हैं, ये उनका रूट है। और ऐसे करते हुए भारत के ये पश्चिमोत्तर हिस्से में यहाँ पे लिखा भी गया है कि आर्यों का आगमन होता है। जो पश्चिमोत्तर हिस्सा है इसे हम लोग सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। और यह सप्त सिंधु जो प्रदेश है वर्तमान में पाकिस्तान का पश्चिमोत्तर वाला हिस्सा है, पेशावर और उसके पंजाब पंजाब और उसके इलाकों में यहाँ पे यह हिस्सा है। ये आर्यों का रूट है जो ऐसे घूमते हुए आर्य चरवाहे या कबीलाई जो उनकी संस्कृति थी, उनकी परंपरा थी, उस रूप में आते हैं। फिर इनका विस्तार भारत में पूरब की तरफ, दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ होता है। तो यह आर्यों के आगमन का एक रूट चार्ट है जिसको हमारे यहाँ प्राचीन इतिहासकारों ने बताया। यहाँ पे लिखा गया है कि रूट ऑफ आर्यंस, यहाँ पे टाइम भी दिया गया है 1500 BC, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग भारत के विदेशी आक्रमणों की चर्चा करें तो थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे और देखना है फ्रेंड्स। यह भारत के प्राकृतिक स्थिति को दिखाया गया है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और यहाँ पे हिंद महासागर का ये पूरा इलाका है। जो सप्त सैंधव प्रदेश है वो यही है। और ये हम लोग देख रहे हैं, आपका जो रेड कलर का डॉटेड इलाका है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो यहाँ तक आई हुई हैं टूटते हुए क्रम में। इसी के उत्तर के साइड में चीन
और ये हम लोग देख भी रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है मध्य एशिया। यह फारस है और यही मध्य एशिया से आक्रमणकारी के रूप में ये आर्यों का आगमन होता है, जैसे इतिहासकारों ने कुछ दिया है। यहाँ पे सप्त सैंधव प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो ग्रीन रेखा दिखाई दे रही है, मुहा से ये सिंधु नदी का मुहाना लिखा भी है। इसी के सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्रों को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। 7 नदियों से सिंचित क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश, जो पाकिस्तान वाला पंजाब और भारत वाले पंजाब का मुख्य हिस्सा है। तो यह इलाका है और यहाँ से विभिन्न तरह के यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, जिसमें सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत पहाड़ियाँ आती हैं। इसी में विभिन्न दर्रों से ये आक्रमणकारी आते हैं और यही इलाका हम लोगों का पश्चिमोत्तर का इलाका होता है। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह भारत का प्राचीन भारत का प्राकृतिक मैप है। यहाँ से अगर आगे बढ़ के देखें तो ये यहाँ पे फारस की खाड़ी है और यहाँ पे फारस आपके सामने उपस्थित है। तो ये एक तरह से घटनाएं हैं फ्रेंड्स। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ के देखते हैं कि जो विदेशी आक्रमणों का इतिहास है, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 2000 जो 20 ईस्वी है, वो कैसे आगे बढ़ती है। तो आगे हम लोग देख करके थोड़ा सा बढ़ते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण आक्रमण है वो है हम लोगों का ईरानी या फारसी हखमनी वंश का आक्रमण। ये ईरान का प्राचीन नाम फारस था, आप जानते रहिएगा। और फारस में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजवंश था वो हखमनी वंश था, इसलिए इसे फारसी हखमनी वंश कहा जाता है। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का यह राजवंश है जब भारत पर आक्रमण किया है। यहाँ पे लिखा भी गया है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वालों में ईरानी या फारसी थे। यानी भारत पर जिन विदेशी लोगों ने आक्रमण किया है उसमें से यह आक्रमणकारी ईरानी या फारसी पहले थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिकंदर ने पहले आक्रमण किया था, लेकिन ये सिकंदर से भी पहले का आक्रमण है फ्रेंड्स। इसकी टाइमिंग अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसकी टाइमिंग 500, यहाँ पे लिखा गया है कि 516 ईसा पूर्व का टाइमिंग है, जबकि सिकंदर का जो टाइमिंग है वो इसके बहुत बाद का टाइमिंग है। इसमें आगे भी लिखा गया, हम लोग देखते हैं। ये तत्कालीन समय में भारत के पड़ोसी थे। अभी हम लोग देखे हैं कि ये भारत के किस प्रकार के पड़ोसी से आगे देखेंगे भी। उस समय ईरान को फारस के नाम से जाना जाता था। इनका आक्रमण कई बार हुआ, जिनमें से प्रमुख निम्न है। मतलब इससे पहले कई बार ये लोग आक्रमण किए हैं भारत पर, लेकिन ये प्रथम ईरानी आक्रमणकारी ये साइरस द्वितीय था। ये पहला सफल आक्रमण था। इसके पहले कई आक्रमण हुए थे जो असफल थे। तो यहीं से प्रश्न बनता भी है। यह लिखा भी गया है, यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम ईरानी या फारसी था। साथ ही भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति भी है। मतलब भारत पर यह आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति है, जबकि हम लोग सिकंदर को पढ़े, सिकंदर से भी पहले की ये घटना है। फिर आगे लिखा है, किंतु इसका आक्रमण पूर्णतः सफल नहीं हुआ और इसे वापस लौटना पड़ा। यह सफल आक्रमण नहीं था फ्रेंड्स, इसके पहले भी कुछ असफल हुए थे, लेकिन ये काफ़ी चर्चित हुआ था। इसने तत्कालीन समय भारतीय स्थिति को काफ़ी प्रभावित किया था इस आक्रमण ने। फिर लिखा गया है डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, इस साइरस द्वितीय के बाद से ये आक्रमण करता है भारत पर। और इसके जो आक्रमण की टाइमिंग है वो 516 ईसा पूर्व है में आक्रमण किया, जो सफल रहा तथा भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतकर अपना 20वां प्रांत बनाया। यानी भारत का पश्चिमी जो हिस्सा है उसको जीत करके अपने 20वें प्रांत में ये शामिल कर लेता है। फिर लिखा गया है हेरोडोटस, इतिहास के पिता के नाम से हम लोग जानते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस हैं, ने लिखा है कि इससे दारा को 360 टैलेंट स्वर्ण आय की प्राप्ति होती थी। यहाँ पर दारा को जो 360 टैलेंट स्वर्ण आय की प्राप्ति होती थी, ये इसका राजस्व रेवेन्यू है जो प्राप्त होता था इस 20वें प्रांत थे। तो इस तरह से देखेंगे कि अपना प्रांत भी बना लिया, जीता भी, उस क्षेत्र को अधिग्रहित भी कर लिया था इस दारा प्रथम ने। तो यह हमारे भारत पर सफल आक्रमण है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इस ईरानी आक्रमण के बहुत प्रभाव भी पड़े थे। क्या प्रभाव पड़े थे इसको हम लोग देखते हैं कि क्या कंडीशन है। उससे पहले देखिए, यह है 600 BC या 600 ईसा पूर्व का ईरानी साम्राज्य। ये इलाका आप देख रहे होंगे, अगर इसको देखेंगे तो ये भारत का यहाँ वाला इलाका, ये जो है यहाँ से यह भारत है। क्योंकि हम लोग जानते हैं
कि वर्तमान में अगर पाकिस्तान की चर्चा करें तो ये भारत का इलाका है। यहाँ पर यह भारत और पाकिस्तान का ये बॉर्डर लाइन एरिया है, आप देख सकते हैं। ये गुजरात का इलाका है और ये पूरा भारत का हिस्सा है। इसके आगे ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरा जो बॉर्डर लाइन एरिया वाइट कलर के दिखाई दे रही है, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान का है। और उस समय ये पाकिस्तान भारत दोनों एक ही थे। भारत और पाकिस्तान में बंटवारा तो 1947 में हुआ है ना, तो इसलिए यह घटना जो हो रही है 516 के आसपास की घटना है और ये ईरान का साम्राज्य है। और वर्तमान में यदि हम लोग बात करें कि ईरान कौन सा देश है, तो ईरान यही देश है फ्रेंड्स, यही देश ईरान है। आप इसके बॉर्डर लाइन एरिया को आप देख सकते हैं। इसका जो बॉर्डर लाइन एरिया है ईरान का वो यही है यहाँ तक। और फिर इधर ये देखिए कैस्पियन सागर, वो रूस का इलाके के नीचे इस साइड में मध्य एशिया सेंट्रल एशिया के देश हैं। तो यहाँ पर ये बॉर्डर लाइन एरिया ये जो देख रहे हैं ये ईरान का है। ईरान ने इसको भी जीता, इधर वाले हिस्सों को भी जीता और भारत के इन हिस्सों को भी जीता है। तो इस तरह से यही जो प्रांत है वो इसका 20वें प्रांत में इसने अपने शामिल किया हुआ था। आगे थोड़ा सा हम लोग और बढ़ के देखते हैं इसके प्रभाव के बारे में। लिखा गया है भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में ईरानी आरामाइक लिपि से खरोष्टी नामक नई भाषा लिपि का जन्म हुआ। मतलब उसके आक्रमण के फलस्वरूप ये घटनाएं घटी थी, प्रभाव पड़ा था। फिर लिखा गया है ये भारत की है फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत की होगा। भारत के इस भाग में ईरानी मुद्राओं डेरिक और सिंगलोई का प्रचलन बढ़ा। यहाँ पर ईरान की 2 मुद्राएं प्रचलन में आई भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। पहली थी डेरिक और दूसरी थी सिंगलोई। डेरिक जो थी वो स्वर्ण मुद्रा थी और सिंगलोई रजत मुद्रा थी। लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सिंगलोई ही भारतीय इतिहास में ज़्यादा चर्चित रही है, इसलिए इसको याद रखिएगा सिंगलोई कहाँ की मुद्रा थी या कैसी मुद्रा थी। यह रजत मुद्रा थी और यह फारसी मुद्रा थी। फिर आगे लिखा गया अगला पॉइंट कि भारत के भी इन हकमनी शासकों जैसे शिलालेखन का प्रभाव पड़ा। कह रहा है कि भारत में, यहाँ पे है भारत में होगा, इन हकमनी शासकों जैसे शिलालेखन का प्रचलन बढ़ा। मतलब इन लोगों ने ये शिलालेख लिखवाते थे, शिलाओं पर यहाँ पर उत्कीर्ण करा के लेख लिखवाते थे। तो ऐसा लेख लिखने की परंपरा भारत में बृहद स्तर पर इनके बाद दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले नहीं था, इसके पहले भी था, लेकिन इनके बाद से सम्राट अशोक मौर्य काल का शासक बनते और ऐसे अभिलेख बहुत ज़्यादा वो जारी करते हैं। तो बताया जाता है इनकी प्रेरणा कुछ विदेशियों से भी मिली और कुछ इनकी जन्मजात कंडीशंस थी। तो यह चीज़ें हैं फ्रेंड्स। अगला जो इसका महत्वपूर्ण जो प्रभाव है वह है भारत ईरानी संपर्क के कारण सांस्कृतिक एवं व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। मतलब भारत से और फारस और उधर मध्य एशिया के बीच में इसी की वजह से सांस्कृतिक एवं व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। इसका वजह भी था कि रूट जो चार्ट अभी आर्यों को देख रहे थे, उसी इलाके से हमारा जो नया रूट डेवलप होता है पश्चिमोत्तर एशिया के साथ। फिर अगला जो हिस्सा है फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट है वो है तीसरा आक्रमण भारत पर, सिकंदर का आक्रमण, जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे। सिकंदर के बारे में थोड़ा सा ये दिया गया है, देख लीजिए। सिकंदर 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है, 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु होती है। जन्म कहाँ हुआ? मकदूनिया में। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो याद रखिएगा इसकी मृत्यु बेबीलोन में होती है। बेबीलोन जो हिस्सा है उसमें इसकी मृत्यु होती है। तो ये कंडीशन है, ये जानते रहिएगा। फिर आगे इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो मकदूनिया के शासक थे। मकदूनिया एक द्वीप था यूनान का, एथेंस का, ग्रीक का, नाम जानते होंगे। भूमध्य सागर में स्थित है, पूर्वी भूमध्य सागर के हिस्से में। इनकी माता का नाम ओलंपियस था। इनके गुरु अरस्तु थे। और इस सिकंदर के अन्य नाम भी थे जो इतिहास में चर्चा में है। पहला है अलेक्जेंडर तृतीय और दूसरा है अलेक्जेंडर मैसिडोनियन। ये कई बार पूछा है कि अलेक्जेंडर तृतीय किस आक्रमणकारी का नाम था, तो यह सिकंदर का है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण इसने कब किया? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 326 ईसा पूर्व में। जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय हमारे यहाँ मगध पर किसका शासन था? तो ये नंद वंश का शासन था और नंद वंश का महत्वपूर्ण शासक घनानंद था। अंतिम शासक नंद वंश का घनानंद ही था। अब ये जानते रहिएगा कि ये कितने दिन भारत में रहा। आक्रमण करने के बाद से जब भारत में आता है तो कुल 19 महीने ये भारत में रहता है और उसके बाद से ये पुनः वापस चला जाता है। यह ब्यास नदी
के सीमा को ये क्रॉस नहीं कर पाता है। यहाँ से ब्यास नदी अगर ये बह रही है तो यहाँ तक आता है और यहाँ से आकर के ऐसे रिटर्न होकर के चला जाता है। इसके बगल में घनानंद जो नंद वंश का शासक था, इसकी सीमाएं इधर थीं और यहीं से रिटर्न होकर के चला जाता है। इसके पश्चिमोत्तर इलाके में कई युद्ध भी लड़ता है, जिसमें पोरस की लड़ाई और अन्य लोगों से लड़ाई है। हम लोग आगे बढ़ के इन समस्त चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो ये देखना है कि सिकंदर का जो हिस्सा है, जो टाइमिंग है, वो देखिए क्या है। यहाँ पर लिखा गया है ये पूरा का पूरा इलाका, यहाँ से लेकर के ये जो इलाका है ये अक्कानियड एम्पायर है, ईरान का एम्पायर है। और इसी के पीछे जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर भूमध्य सागर के हिस्से से इस हिस्से से रूट करते हुए आता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भारत की विभिन्न तरह की नदियाँ हैं और इन्हीं नदियों के किनारे यहाँ पर व्यास नदी है और इसी व्यास नदी के किनारे से ये वापस चला गया था सिकंदर। अब सिकंदर के बारे में आप इसकी फिगर भी देख सकते हैं। ये सिकंदर है, ये पूरा का पूरा सिकंदर का ये फिगर है। अगर इसके आक्रमण के प्रभाव की चर्चा करें तो महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है, भारत और यूनानी व्यापार मार्ग का विकास, इससे भारत और ईरान के मध्य व्यापारिक मार्गों का विकास होता है। फिर अगला है भारत में उलूक शैली की मुद्रा का प्रचलन बढ़ा। ये पूछा गया प्रश्न है कि उलूक शैली की मुद्रा का प्रचलन कब से होता है, तो सिकंदर के आक्रमण के बाद से। फिर अगला है कि भारत में तिथिवार क्रमागत इतिहास लेखन में सहायता मिली। मतलब इसके बाद से, इस आक्रमण के बाद से ही भारत में ऐतिहासिक रूप से तिथिक्रम के आधार पर ये इतिहास लेखन प्रारंभ होता है फ्रेंड्स। फिर आगे बढ़ के यदि हम लोग देखते हैं तो यह उनका साम्राज्य है। यह भारत का इलाका आप देख सकते होंगे, ये पूरा इलाका है और यह अरब सागर है, हम लोग देख रहे हैं। और अभी बताया गया था कि ये फारस की खाड़ी है और अलेक्जेंडर का एम्पायर है या सिकंदर का यह साम्राज्य है, यहाँ तक के हिस्से को इसने जीत लिया था। ये देखिए पूरा का पूरा इलाका कहाँ तक है, ये मिस्र के हिस्से को भी जीता था। और यहीं पर आप देख रहे हैं यही भूमध्य सागर है और इसी भूमध्य सागर में यहीं पर ये जो इलाका है, यहीं पर मकदूनिया था और यहीं से ये अगल बगल के हिस्सों को जीता और इधर से जीतते हुए आगे बढ़ा है। इसके पीछे वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा यूरोप का हिस्सा है। इधर ये नहीं बढ़ा है, ये पूरब की तरफ आगे बढ़ता हुआ आया है। और रही बात बेबीलोन की घटना, तो बेबीलोन इन्हीं हिस्सों में पड़ता है, फारस और ईरान के हिस्सों में। यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है वापस जाते समय इन हिस्सों में। और ये पूरा हिस्सा ऐसे आकर के ऐसे वो आक्रमण करता है और फिर इधर से होकर के रिटर्न होकर के यहाँ पे जाता है, तो यहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। तो यह हम लोगों ने देखा है। अगला जो पॉइंट है वो है सेलूकस का आक्रमण। यह 305 से 304 ईसा पूर्व की घटना है। जानते होंगे सेलूकस सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में बेबीलोन का राजा बना। मतलब सिकंदर की संतान नहीं थे। इसके मरने के बाद से इसके सेनापतियों ने इसके साम्राज्य को विभाजित कर लिया। इसका एक सेनापति बेबीलोन के हिस्से में शासक बना और उसका नाम था सेल्यूकस। दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण सेनापति था जो अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में मिस्र के इलाके में शासक बना, उसका नाम था टालमी। तो इस तरह से इसके कई सेनापति थे। यह बेबीलोन का जब राजा बना सेल्यूकस, तो बेबीलोन के ही बगल में हम लोग देखते हैं कि फारस का इलाका है, फारस में ही बैक्ट्रिया है। यह बैक्ट्रिया जो स्थल है वो फारस में ही स्थित था। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर जो अफगानिस्तान, यहाँ पर आकर के फारस के राजा को हरा देता है, विजय उनसे जीत लेता है और विजय के बाद से निकेटर की उपाधि धारण करता है और इसका अब पूरा नाम हो जाता है सेल्यूकस निकेटर। चूँकि सिकंदर भारत विजय पूर्ण न कर पाया था और ब्यास नदी से ही वह वापस लौट गया था, हम लोग अभी पढ़े हैं, अतः उस विजय को पूर्ण करने के लिए भारत पर इसने आक्रमण किया। चूँकि जब ये आक्रमण किया है तो परिस्थितियां बदल चुकी है और सिंधु नदी पार करते ही इसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी है। नंद वंश की समाप्ति के बाद से चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन गया था और इस तरह से इसके समय में एक मजबूत प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य और इससे सेल्यूकस पराजित हो गया। 305 ईसा पूर्व में दोनों में संधि हो जाती है और संधि के फलस्वरूप
भारत का एक पड़ोसी देश, मित्र देश के रूप में सामने आ जाता है और इस युद्ध के फलस्वरूप भी तत्कालीन समय में काफ़ी प्रभाव पड़ते हैं। इन प्रभावों को हम लोग इन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। ये प्रभाव है, पहला पॉइंट है, भारत की पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब जो दुश्मन राज्य था अब वहाँ पे मित्र राज्य बन गया है। दूसरा पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत उपहार में मिले, जिससे साम्राज्य विस्तृत हुआ। भारत के पश्चिमोत्तर सीमा हिंदू कुश पर्वत तक वैज्ञानिक सीमा के रूप में स्थापित हुई। जानते रहिएगा, भारत की प्राचीनतम वैज्ञानिक सीमा किसे कहा जाता है? तो हिंदू कुश पर्वत, जो भारत के तत्कालीन समय में अगर देखें तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लाइन एरिया है, वहीं पर हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है अफगानिस्तान के हिस्से में, वहीं पर सुलेमान पर्वत भी है। तो यह स्थापित हुई और इसको वैज्ञानिक सीमा किसने कहा है? तो एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं B.A. स्मिथ। यह B.A. स्मिथ थे, इन्होंने ही इसे वैज्ञानिक सीमा कहा था, जानते रहिए। तो ये वैज्ञानिक सीमा को किसने सबसे पहले प्राप्त किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर आगे क्या है कि व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान राजकीय स्तर पर पहुंचा। इसके पहले जो व्यापारिक गतिविधियां होती थी वो प्राइवेट होती थी, अब सरकारी स्तर पर भी ये गतिविधियां होने लगी, क्योंकि इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि मेगास्थनीज भारत में आता है। वही मेगास्थनीज जिसने इंडिका की रचना की थी, यह इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। इसके राजदूत के रूप में यह भारत में आता है पाटलिपुत्र में, और साथ ही साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित होते हैं। यूनानी प्रिंसेस का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। तो यह प्रभाव थे, हम लोग इसके हिस्से को देख रहे थे। अगला जो पॉइंट है हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं, तो यह सेल्यूकस, और आप देख सकते हैं कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच के युद्ध का आदिम जो गतिविधियां हुई थी उसकी ये पेंटिंग है, चित्र का लाइव टेलीकास्ट के रूप में यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स, देखते रहिए। फिर आगे देख रहे हैं, सेल्यूकस ने जो 4 प्रांत भारत को दिए वो 4 प्रांत यही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अराकोसिया है, यहाँ पे तक्षशिला सिंगला है, यहाँ पे साइड वाला इलाका जो है, यहाँ पे पाकिस्तान का जो वर्तमान इलाका है, ये उस समय भारत था। यहीं इलाके में, इन्हीं इलाकों में काबुल और अफगानिस्तान के जो इलाके जो हिस्से हैं वहाँ तक के हिस्से को इसने भारत को दहेज में दे दिया था फ्रेंड्स। और भारत के मौर्यों की जो सीमा थी वो सीमा यहाँ से बढ़ के लगभग यहाँ तक पहुँच गई। तो इस तरह से यह काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ था फ्रेंड्स। आगे हम लोग अगला जो टॉपिक है वो है हम लोगों का हिंद यवन आक्रमण मौर्योत्तर काल के बाद से, वो 183 ईसा पूर्व में हुआ। इसको हम लोग अगले अंक में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि सबको अच्छा लगे, सबका लाभ हो। अगले वीडियो में हम लोग आते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।